हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आज से हम यूपी पीसीएल TG2 के लिए 5000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इन सीरीज को देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, हो सकेगा तो अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आपके और आपके फ्रेंड्स की अच्छे से तैयारी हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग द्रवों के कारण लगने वाली आग के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन दिया है श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी, श्रेणी डी। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? श्रेणी बी। ठीक बच्चों, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत उपकरण की अग्नि को किस श्रेणी में शामिल किया गया है? ए में लकड़ी कागज से, गैस से लगे आग, द्रव से लगे आग, इलेक्ट्रिक। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक इज द राइट आंसर। देखिए, जो क्लास ए होता है उसमें क्या होते हैं? लकड़ी से लगी आग आती है, लकड़ी, कपड़े। क्लास बी में आपका आता है LPG, पेट्रोल, ये सब आता है। और क्लास डी में आपका इलेक्ट्रिक से लगी हुई आग आती है। इसमें क्या होता है? हम हैलोन या CTC टाइप के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ग बी की आग को नियंत्रित करने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? CO2 का किया जाता है, लकड़ी के टुकड़े किए जाते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड किया जाता है, पानी। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? CO2 का प्रयोग हम लोग करते हैं। डैश डैश वायु के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेता है? एल्युमिनियम, ढलवा लोहा, सोडियम, स्टेनलेस स्टील। तो बच्चों जो सोडियम होता है सोडियम, ये क्या करता है? ये आपका एयर के संपर्क में आएगा तो क्या करेगा? आग पकड़ लेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूचनात्मक सुरक्षा संकेत का धरातल किस आकार का होता है? त्रिभुजाकार, वृत्ताकार, वर्गाकार, पिरामिड के आकार का। तो सूचनात्मक जो होता है आपका, ये ऐसे होता है, वर्गाकार होगा या आयत के आकार का होगा। ठीक, इन्फॉर्मेशन में जैसे एग्जिट लिखा हो, ठीक है, या मेडिकल का साइन बना हो, ऐसे। ये क्या होता है आपका? इंफॉर्मेशन में आता है। जो त्रिभुजाकार आता है, ये क्या होते हैं? चेतावनी चिन्ह होते हैं, चेतावनी चिन्ह। ठीक है। और जो वृत्ताकार होता है, ये निषेधात्मक होते हैं। ये क्या होता है? निषेधात्मक होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिजली की आग बुझाने के लिए किस अग्निशामक का प्रयोग होगा? बी किस्म, ए किस्म, ए और बी दोनों, डी किस्म। तो बच्चों आंसर क्या होगा? डी किस्म। अच्छा, इलेक्ट्रिक से जो आग लगती है, इलेक्ट्रिक फायर, उसको हम लोग अग्निशामक कौन सा होता है? हैलोन टाइप या CTC। इस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग हम करते हैं इलेक्ट्रिक से लगी हुई आग को बुझाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अवरोधक है? ठीक है, आपको बताना इनमें से कौन सा एक इंसुलेटर है। कॉपर, चांदी, प्लास्टिक, लोहा। तो देखिए, कॉपर
सिल्वर, आयरन, ये क्या है आपके कंडक्टर है। सबसे अच्छा कंडक्टर क्या है? सिल्वर, सबसे अच्छा कंडक्टर। इसकी जो कंडक्टेंस जो होती है, चालकता होती है, वो क्या होती है? 96% होती है। और उसके बाद आता है आपका कॉपर। कॉपर, इसकी चालकता जो होती है वो होती है 90%। अब आपसे पूछा गया है इसमें से अवरोधक कौन है, मतलब क्या है, इंसुलेटर कौन है। तो जो आपका प्लास्टिक है, प्लास्टिक, ये है इंसुलेटर, ये है आपका इंसुलेटर। तो इसमें आंसर क्या है? इंसुलेटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओम का नियम बताता है R इज इक्वल टू आई इंटू वी, V इज इक्वल टू आई आर बाई आई, I इज इक्वल टू वी बाई आर, और फोर्थ है I इज इक्वल टू वी इंटू आर। देखिए ओम का नियम क्या कहता है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ये दोनों सही हैं। अगर हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे तो V इज इक्वल टू आई आर होगा, और अगर हम I की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा V बाई आर। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब एक क्वेश्चन और पूछता है बच्चों आपसे कि ओम्स लॉ जो होता है, ओम्स लॉ किस पे काम करता है? कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टर, इस पर जो है ओम्स लॉ काम करेगा। और ये क्या है आपके? ठीक है। और किस पे काम नहीं करेगा? सेमीकंडक्टर पर। सेमीकंडक्टर पे काम नहीं करता है। जैसे आपका डायोड हो गया, थारिस्टर हो गया, इन सब पे जो है आपका ओम्स लॉ काम नहीं करेगा। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ओम्स लॉ का जो वक्र होता है वो कैसा होता है? तो क्या होता है? रेखी होता है। क्या होता है? रेखी। जो कर्व होता है वो क्या होता है? रेखी होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया आपसे चालकता का पारस्परिक होता है रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, सब्सटेंस, इंडक्टेंस। तो देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है? देखिए कंडक्टेंस जो होता है इसको हम लोग जी से डिफरेंस करते हैं। ये क्या होता है? वन बाई रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस। और उसकी यूनिट क्या होती है? महो होती है। क्या होती है? महो या साइमन और साइमन कंडक्टेंस की यूनिट होती है। रेजिस्टेंस की क्या होती है? रेजिस्टेंस की होती है ओम होती है। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का उल्टा होता है इलास्टेंस। क्या होता है? इलास्टेंस। और ससेप्टेंस का जो उल्टा होता है वो होता है रिएक्टेंस। ठीक है। कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फैरेड, और इंडक्टेंस की यूनिट होती है हेनरी। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत वाहक बल की यूनिट है, वोल्ट है, न्यूटन है, एम्पियर है, वेबर है। तो देखिए ये जो वोल्ट होता है ये ईएमएफ की यूनिट है। ईएमएफ की यूनिट क्या है? वोल्ट है। चाहे आपसे वोल्टेज पूछा जाए तो वोल्टेज की भी यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। चाहे आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाए उसकी भी यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। वोल्ट। अब ये जो न्यूटन होता है, न्यूटन किसकी यूनिट है? न्यूटन आपकी फोर्स की यूनिट है। एम्पियर आपकी
करंट की यूनिट है। और वेबर जो है ये फ्लक्स की यूनिट है, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या है आपकी? वेबर। और एमएमएफ की यूनिट होती है आपकी, मैं बता दे रहा हूं, एम्पियर टर्न होती है। ठीक है। और रिलक्टेंस की यूनिट क्या होती है? ये होती है एम्पियर टर्न वेबर। और परमेंस की आपसे पूछेगा, इसको उल्टा कर दिए, वेबर पर एम्पियर टर्न। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के पीछे का सिद्धांत है फैराडे का नियम, जूल का नियम, ओम का नियम, लेंज का नियम। तो बच्चों इसमें क्या होगा? फैराडे का नियम। क्या होगा? फैराडे का नियम जो है इसके पीछे होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोल्डरिंग आयरन का बिट बना होता है, टिन का बना होता है, लोहे का बना होता है, कॉपर का, चांदी का। जो सोल्डरिंग आयरन होता है उसका बिट किसका होता है? कॉपर का बना होता है। तो आपका आंसर थर्ड बिल्कुल सही है। सोल्डरिंग के लिए रिकमेंडेड कॉन्फ़िगरेशन है, लैप जॉइंट है, वेब जॉइंट है, स्कार्फ जॉइंट है, बट जॉइंट है। तो बच्चों आंसर क्या होगा इसका? इसके लिए लैप बॉट जॉइंट है। क्या है? लैप जॉइंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक खोखले चालक के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता डैश डैश होगी, इकाई होगी, शून्य होगी, समान होगी, असमान होगी। तो बच्चों क्या होगी? शून्य होगी। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से चालकता का मात्रक है, महो है, ओम है, हेनरी है, एम्पियर टर्न है। तो देखिए कंडक्टेंस को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी यूनिट क्या होती है? महो होती है और साइमन होती है। तो बच्चों आपका क्या है? महो इज अ राइट आंसर। रेजिस्टेंस की यूनिट बच्चों क्या होती है? रेजिस्टेंस को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी यूनिट क्या होती है? ओम होती है। इंडक्टेंस, इंडक्टेंस को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी यूनिट क्या होती है? हेनरी होती है। और आपका ये जो है ये आपका है एम एम एफ है, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। इसकी यूनिट इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, इसकी यूनिट होती है आपकी एम्पियर टर्न। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बोल्ट ऑफ ट्रेड यूनिट किसके बराबर होती है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल, 36 इंटू 10⁶ जूल, 0.36 इंटू 10⁵ जूल, 36 इंटू 10⁴ जूल। तो बच्चों आंसर आपका सेकंड बिल्कुल सही है, 36 इंटू 10⁶ जूल। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है, शून्य होता है, इकाई होता है, अनंत होता है, धारा पर निर्भर नहीं करता। तो प्रतिरोध जो होता है आदर्श जो होता है उसका प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है। रेजिस्टेंस आपका क्या होगा? 0 होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है? संवेग पर, ऊर्जा पे, वोल्टा पे, विद्युत धारा पे। देखिए पहला किरचॉफ का पहला नियम क्या है? सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। मतलब किसी संधि किसी डीसी नेटवर्क में जंक्शन पे मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या है? किरचॉफ का प्रथम नियम है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। ये किस पे है आधारित? आवेश संरक्षण पर, आवेश संरक्षण पे आधारित है। और जो आपका सेकंड लॉ है सिग्मा ई प्लस सिग्मा आई आर इज इक्वल टू 0, ये आपका सेकंड लॉ है। किस पे? वोल्टेज ड्रॉप पे आधारित है। किस पे? वोल्टेज ड्रॉप। और किस पे आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पे, ऊर्जा संरक्षण के नियम पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
प्रतिरोध का मात्रक डैश डैश है, महो है, ओम है, साइमन है, वोल्ट है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? ओम होगा। प्रतिरोध रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट क्या होगी इसकी? ओम होगी। और जो आपका महो दिया है ये कंडक्टेंस की यूनिट है। कंडक्टेंस की यूनिट इसको जी से लिखेंगे और इसकी यूनिट क्या होगी? महो होगी। कंडक्टेंस की दूसरी यूनिट भी दी है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं साइमन। और जो ईएमएफ की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? वोल्ट होती है, या वोल्टेज भी कह सकते हैं। वोल्टेज की यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवेश परमाणु कहलाता है, अणु कहलाता है, आयन कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है, कक्षा कहलाता है? तो बच्चों आंसर क्या होगा? आयन कहलाता है। क्या कहलाता है? आयन। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। ओम का नियम लागू नहीं होता है डीसी सर्किट पे, उच्च विद्युत प्रवाह पे, छोटे प्रतिरोध पे, सेमीकंडक्टर पे। तो देखिए सेमीकंडक्टर्स पे जो होता है, जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारिता की इकाई है, हेनरी है, फैरेड है, जूल है, कूलाम है। तो धारिता की धारिता बोलते हैं कैपेसिटेंस, इसकी यूनिट क्या होती है? फैरेड। और इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? हेनरी होती है। और जूल जो होती है ये एनर्जी की यूनिट होती है, जूल। और जो कूलाम होती है ये चार्ज की यूनिट होती है, कूलाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परावैद्युत क्या है? सुपर कंडक्टर है, मेटल्स है, इंसुलेटर्स है, सेमीकंडक्टर है। जो परावैद्युत होता है वो क्या होता है बच्चों? इंसुलेटर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुष्क परिस्थितियों में मानव शरीर का प्रतिरोध क्या होगा? 1000 ओम के बराबर, 100 ओम जितना कम, और कितना दिया आपको? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,00,000 ओम जितना हाई हो सकता है, और 100 ओम। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? 100। ये थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। और नॉर्मल कंडीशन में जो रेजिस्टेंस होता है ये क्या होता है? 1000 ओम होता है, या 1 किलो ओम। यहाँ पे बोल रहा है शुष्क परिस्थितियों में, तो शुष्क परिस्थितियों में क्या होगा? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, तो 1,00,000 ओम तक हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किरचॉफ का कौन सा नियम नोड या जंक्शन विश्लेषण के लिए लागू होता है? केसीएल होता है, केवीएल होता है। केवीएल और केसीएल दोनों होता है, कोई नियम लागू नहीं होता। देखिए किरचॉफ का नियम क्या था? पहला क्या था? ये जैसे ये आपका क्या है? जंक्शन है। तो उन्होंने क्या बताया था कि इस डीसी नेटवर्क में जंक्शन पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो ये आपका जंक्शन हो गया, ये पहली करंट आ रही है, ये पहली दूसरी करंट आ रही है, ये करंट जा रही है, ये करंट जा रही है, ये करंट आ रही है। तो ये क्या हो जाएगा? इसको I1 कह दिया, इसको I2 कह दिया, इसको I3 कह दिया, इसको I4 कह दिया, I5 कह दिया, और ये I6 हो जाएगा। तो एक जा रही है, ये आ रही जंक्शन को, तो ये I1 प्लस हो गया। ये भी जंक्शन को आ रही है, I1 I2, ये I3। जंक्शन से दूर जाए तो I4 हो जाएगा माइनस का, ये भी जंक्शन दूर जाए तो माइनस का I5, और ये जंक्शन को I5। ये हो गया आपका किरचॉफ का प्रथम नियम, मतलब सिग्मा I इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आंसर क्या होगा? KCL। इसी में जंक्शन आता है आपका। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा, विद्युत ऊर्जा की यूनिट क्या है? VA है, KWH है, KV है, KV है। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? KWH, इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है? KWH।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फैन रेगुलेटर में किस प्रतिरोधक का उपयोग होता है? कार्बन का होता है, यूरेका का होता है, नाइक्रोम का होता है, टंगस्टन का होता है। तो कार्बन से तो हम लोग क्या बनाते हैं? ब्रश बनाते हैं, जनरेटर और मोटर में। यूरेका जो होता है ये फैन रेगुलेटर में यूज होता है। नाइक्रोम जो होता है ये हीटिंग एलिमेंट बनाया जाता है। टंगस्टन जो होता है ये फिलामेंट बनाया जाता है इसका बल्ब में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत प्रवाह की वह मात्रा जो दर्दनाक झटका दे सकती है। 3 एम्पियर, देख 15 एम्पियर, 50 मिली एम्पियर, 25 मिली एम्पियर। देखिए आपका जो मानव शरीर है वो 15 मिली एम्पियर तक सह सकता है, झटका सह सकता है। इसके ऊपर तो 50 मिली एम्पियर पे क्या हो जाएगा? दर्दनाक झटका होगा, उसको असहनीय झटका होगा। और 100 मिली एम्पियर के ऊपर स्किन जल जाएगी, स्किन बर्न हो जाएगी। तो ये क्या, इसमें आंसर क्या होगा आपका? दर्दनाक झटका कितना होगा? 50 मिली एम्पियर पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी बिंदु से 1 सेकंड में 6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो तो विद्युत धारा का मान बताइए। 6.28 इंटू 10⁻18, 2 एम्पियर, 1 एम्पियर और 4 एम्पियर। तो बच्चे इसमें आंसर क्या होगा? 1 एम्पियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तार के इंसुलेशन की मोटाई किसके मान पर निर्भर करती है? वोल्टेज पे, करंट पे, रेजिस्टेंस पे, कंडक्टेंस पे। तो बच्चों आंसर क्या होगा? वोल्टेज पे डिपेंड करती है। ओम का नियम लागू किया जा सकता है जीनर डायोड पे, ट्रांसफार्मर पे, डिस्टकारी पर और प्रतिरोध पे। तो जीनर डायोड पे क्या होता है? ओम्स लॉ लागू नहीं होगा, ओम्स लॉ लागू नहीं होगा। तो बच्चों आंसर क्या लागू किया जा सकता है ना, तो इस पे लागू नहीं होगा। किस पे लागू होगा? रेजिस्टेंस पे। किस पे लागू होता है? रेजिस्टेंस पे। इसमें आंसर क्या होगा आपका? रेजिस्टेंस। और किस पे लागू होता है? रेजिस्टेंस पे, कैपेसिटेंस पे, इंडक्टेंस पे। RCL यूनिट इसकी ओम, इसकी फैरेड, इसकी हेनरी। ट्रांसफार्मर क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन। डिस्टकारी क्या होता है? ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन प्रतिरोध का प्रयोग होता है जनरेटर में होता है, मोटर में होता है, ट्रांसफार्मर में होता है, A+B। तो बच्चों इसमें भी यूज होता है, इसमें भी होता है। तो इसमें आंसर क्या होगा? A+B। और कार्बन प्रतिरोध जो होते हैं ब्रश बनाए जाते हैं। क्या बनाते हैं? ब्रश। ठीक है, ब्रश क्या करता है? करंट को जनरेटर में क्या होता है? जनरेटर मोटर में बाहरी सर्किट को करंट पहुंचाता है, बाहरी सर्किट को करंट प्रदान करता है। निम्न में से कौन सा विद्युत का कमजोर चालक है? शुद्ध पानी, एल्युमिनियम, सिल्वर, कॉपर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? शुद्ध पानी। देखिए सबसे अच्छा जो कंडक्टर होता है वो सिल्वर होता है, उसके बाद आपका कॉपर होता है, उसके बाद आपका गोल्ड होता है,
उसके बाद आपका एल्युमिनियम होता है, उसके बाद आपका क्या होता है, आयरन होता है। सिल्वर की जो कंडक्टेंस है वो क्या होती है, 96% होती है। कॉपर की 90%, गोल्ड की 99%, एल्युमिनियम की 60%। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि तापमान बढ़ता है तो अर्धचालकों के प्रतिरोध के साथ क्या होगा, बढ़ेगा, घटता है, अपरिवर्तित नंद। तो बच्चों क्या होगा, घटता है। तो अब ये सेमीकंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर बनने लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खुले सर्किट में प्रतिरोध और धारा दोनों शून्य होता है, प्रतिरोध और धारा दोनों अनंत, प्रतिरोध अनंत और धारा शून्य, प्रतिरोध शून्य और धारा अनंत। देखिए ये आपका क्या आ गया, इसी मान लीजिए सपोर्ट है, ये सर्किट आपका ओपन है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, और धारा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और अगर शॉर्ट सर्किट है, ये ओपन सर्किट के लिए है, अगर शॉर्ट सर्किट है तो, और इस ओपन सर्किट में आपको वोल्टेज मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा। अब शॉर्ट सर्किट की बात करते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 हो जाएगी, करंट की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, और वोल्टेज की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आपसे पूछ रहा है खुले सर्किट मतलब ओपन सर्किट का पूछ रहा है, तो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रतिरोध अनंत होगा और धारा शून्य होगी। मैंने बताया आपका प्रतिरोध अनंत होगा और धारा शून्य होगी। तांबे की तुलना में एल्युमिनियम के किस गुणधर्म अधिक मान होता है, विद्युत प्रतिरोधकता, विशिष्ट गुरुत्व, ऊष्मीय चालकता, गलनांक। तो देखिए ये आपका क्या हो गया, कॉपर हो गया, उसके बाद आपका एल्युमिनियम आता है। इसकी जो कंडक्टेंस है वो 90% है और उसकी 60% है। तो जब कंडक्टेंस आपका कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस कम होगा और इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो विशिष्ट प्रतिरोधकता इसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी एक निष्क्रिय नेटवर्क में होता है, कोई ईएमएफ नहीं होता, कोई धारा स्रोत नहीं होता, ना ईएमएफ स्रोत होता ना धारा स्रोत। तो बच्चों थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो आपका निष्क्रिय नेटवर्क होता है उसमें क्या होता है, नो ईएमएफ सोर्स, नो करंट सोर्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु की सर्वोत्तम विद्युत चालकता होता है, स्टील, चांदी, लोहा, कॉपर। तो बच्चों सबसे अच्छा कंडक्टर क्या आपका, चांदी है। देखिए मैं बता दे रहा हूँ फिर से, सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर, उसके बाद आपका आता है कॉपर, कॉपर के बाद आपका आता है गोल्ड, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद आयरन। सिल्वर की होती है 96%, कॉपर की होती है 90%, इसकी होती है 99%, इसकी 60%, और इसकी लगभग 40 से 45% या 8% होती है। देखिए अगर देखा जाए तो 99% गोल्ड की है, लेकिन गोल्ड में कुछ और प्रॉपर्टी होती हैं जिनके कारण क्या होता है, ये कंडक्टर अच्छा नहीं मानाता है। मतलब इसकी जो रैंकिंग होती है वो सिल्वर से कम हो जाती है। ठीक है, तो सबसे अच्छा कंडक्टर आपका सिल्वर, उसके बाद कॉपर, उसके बाद गोल्ड, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद आयरन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव डैश डैश से बड़ी होती है, 0 से, 0.5 से, 1 से, 1 से। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 1 से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईएमएफ आवश्यक होता है इलेक्ट्रॉन्स का पलायन रोकने हेतु, असंतुलित परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन को पृथक करने हेतु, चालकता को प्रतिरोध में परिवर्तित करने हेतु, इलेक्ट्रॉन्स को गतिमान करने हेतु। तो देखिए बच्चों, जो ईएमएफ होता है ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक प्रेशर। ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रदान करता है, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रदान करता है, या कह सकते हैं इनको गतिमान बनाता है। क्या बनाता है? गतिमान बनाता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉन को गतिमान करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का प्रतिरोध है असीमित है, 1 मेगा ओम है, 1 ओम है, 0 है। तो रेजिस्टेंस ऑफ जो अर्थ है वो क्या है? 0 है। रेजिस्टेंस ऑफ अर्थ इज 0। और जो कैपेसिटेंस है इसका वो क्या है? अनंत है। तभी हम लोग बच्चों क्या करते हैं? अर्थिंग करते हैं। ठीक है, और अर्थिंग के लिए 1 ओम से 2 ओम होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब धारा I समय t के लिए प्रतिरोध R से गुजरती है तब प्रयुक्त ऊर्जा निम्नलिखित द्वारा निर्धारित की जाती है। देखिए एक्चुअली क्या है, जब हम किसी वायर में हम करंट फ्लो करते हैं तो उसमें क्या होती है? हीट जनरेट होती है। क्या होती है? हीट जनरेट होती है। जो हीट होती है वो क्या होती है बच्चों? I स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इनको जब मिला लेते हैं तो ये बन जाता है I स्क्वायर RT, और इसको खोलते हैं तो ये आता है 0.24 I स्क्वायर RT। इसको बोलते हैं बच्चों जूल का नियम। क्या बोलते हैं इसको? जूल का नियम। इसको बोलते हैं जूल का नियम। तो बच्चों इसमें से आंसर आपका सेकंड बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोधों के समांतर जोड़ के सिरों पर विभवांतर होगा, समान होगा, भिन्न होगा, प्रतिरोधों के मान पर निर्भर करता है, प्रभावी प्रतिरोध पर निर्भर करता है। देखिए अगर आपका ये जैसे मान लीजिए ये आपका R1, ये आपका R2, ये आपका R3। जब पैरेलल कनेक्शन होगा बच्चों हमेशा याद रखिएगा, मैं बता दे रहा हूं आपको, पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज क्या होता है? सेम रहता है, वोल्टेज सेम रहेगा। और सीरीज में डिफर होगा। पैरेलल में करंट क्या होगी? डिफर होगी, और सीरीज में करंट सेम होगी। अच्छा एक बात और, पैरेलल में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? डाउन होती है, और सीरीज में रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है। ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक टेस्ला का मान होता है 10⁻⁴ गॉस, 10⁻⁻⁴ गॉस, 10⁻⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर, 10⁻⁵ गॉस। तो बच्चों आंसर आपका पहला बिल्कुल सही है। 1 टेस्ला इज इक्वल टू होता है 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁴ गॉस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन प्रतिरोधों की पावर रेटिंग रेंज है 1/8 वाट से 2 वाट, 2 वाट से 5 वाट, 5 वाट से 50 वाट, 50 वाट से 100 वाट। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 1/8 वाट से 2 वाट। तो आपका ये आंसर बिल्कुल सही। सामग्री जिसका प्रतिरोध ताप गुणांक 0 तापमान है
मैग्नीन, पोर्सलेन, कार्बन, एल्युमिनियम। तो बच्चों आंसर क्या होगा? मैग्नीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदर्श धारा स्रोत में होना चाहिए शून्य आंतरिक प्रतिरोध, अनंत आंतरिक प्रतिरोध, ईएमएफ का विशाल मान, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? आंतरिक प्रतिरोध क्या होना चाहिए? अनंत होना चाहिए। वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता क्या है? इकाई है, शून्य है, 711 माइक्रोफैरड है, अनंत। तो बच्चों कैपेसिटेंस जो होता है वो क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। और रेजिस्टेंस क्या होता है? 0 होता है। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में तब्दील करने के लिए जोड़ते हैं श्रेणी में निम्न प्रतिरोध, समांतर में निम्न प्रतिरोध, श्रेणी में उच्च प्रतिरोध, समांतर में उच्च प्रतिरोध। तो बच्चों आंसर क्या होगा? श्रेणी में उच्च प्रतिरोध। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ट्रांसफार्मर हेतु एक अच्छे विद्युत रोधी तेल का न्यूनतम फ्लैश बिंदु क्या होना चाहिए? 180 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, 140 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, 240 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, 200 डिग्री। तो जो बच्चों फ्लैश पॉइंट होता है आपका वो क्या होना चाहिए? 140 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। एक करंट ट्रांसफार्मर के साथ डैश डैश में जुड़ा होता है, सीरीज में, पैरेलल में, ए और बी दोनों, और कोई नहीं। तो बच्चों जो आपका करंट ट्रांसफार्मर होता है इसको हम लोग बोलते हैं सीटी। ये क्या होता है? सीरीज में जुड़ा होता है। और जो आपका पीटी होता है वो क्या होता है बच्चों? पैरेलल में जुड़ा होता है। पैरेलल कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन। सीटी क्या होता है? करंट को डाउन करेगा और वोल्टेज को इंक्रीज किया, इसलिए क्या होगा? ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया। पीटी होता है वोल्टेज डाउन करेगा और करंट को इंक्रीज करेगा, ये स्टेप डाउन हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी ट्रांसफार्मर की शीतलन क्यों जरूरी है? ताप को घटाने के लिए, हानियां कम करने के लिए, कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए, हम इनको कम करने के लिए। तो बच्चों आंसर क्या होगा? ताप को घटाने के लिए। ट्रांसफार्मर जो उपभोक्ता से सीधे जुड़ा होता है क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, वैरिस्टर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं। जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है ये स्टेप डाउन होता है। अगर हम इसकी बात करें इफिशियंसी की तो इसकी क्या होती है? 50% से 60% होती है। पावर ट्रांसफार्मर की बात करें इसकी जो इफिशियंसी होती है 98% होती है। मतलब कह सकते हैं 95 से टू 98%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर का ठंडा होना जरूरी है, कार्य कुशलता बढ़ती है, हानि कम होती है, मिनमिनाहट कम होती है, गर्मी को हटाता है। तो देखिए ठंडा होना इसलिए जरूरी है कि इससे क्या होती है? कार्य कुशलता इसकी बढ़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटे ट्रांसफार्मर में अंतर परत इंसुलेशन क्या होता है? माइका का होता है, वाटर पेपर का होता है, वार्निश का होता है, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? माइका बिल्कुल राइट आंसर है। जब लोड सेकेंडरी वाइंडिंग से जोड़ा जाता है ट्रांसफार्मर में जीरो वोल्टेज रेगुलेशन होता है, प्योर रेजिस्टिव पे, प्योर इंडक्टिव पे, कैपेसिटिव पे, नो लोड पे। तो बच्चों आंसर क्या होगा? नो लोड पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर यदि अधिकतम दक्षता पर कार्यरत है तो उसकी लौ हानियां 50 वाट है तो उसकी ताम हानियां होंगी। चलिए देखते हैं, बहुत अच्छा चीज पूछा गया है।
देखिए, जब ट्रांसफार्मर मैक्सिमम इफिशियंसी, मैक्सिमम इफिशियंसी पे क्या होता है, आयरन लॉस जो होती हैं क्या होती है, कॉपर लॉसेस के बराबर होती है। अब यहां पे कहा है आपसे कि लॉ ऑन ईयर कितनी है, 50 वाट है। ठीक, तो 50 वाट, तो कॉपर लॉसेस भी कितनी हो जाएंगे बच्चों, 50 वाट ही तो होंगी। तो आपका आंसर क्या होगा, 50 वाट। चलिए कुछ और बातें बताता हूं आपको लॉसेस के बारे में। जो आपकी आयरन लॉसेस होती हैं, इनको कोर लॉसेस भी कहते हैं। ये क्या होती है, फिक्स होती हैं, इनको फिक्स लॉसेस भी कहते हैं। ये बच्चों लोड पे डिपेंड नहीं करती हैं। आयरन लॉसेस को 2 पार्ट में बांटा गया है। एक होता है आपका एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू के ई बी मैक्स की पावर स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर वी। इनको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लैमिनेट करते हैं, कोर को लैमिनेट कर देते हैं, लैमिनेशन करते हैं। उसके बाद होता है आपका हिस्टेरेसिस लॉसेस। इसका फॉर्मूला होता है डब्ल्यू एच इज इक्वल टू के एच बी मैक्स पावर 1.6 एफ वी। इनको कम करने के लिए हम लोग सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं, सिलिकॉन स्टील। ठीक है, अब आते हैं कॉपर लॉसेस पे। कॉपर लॉसेस आपकी वाइंडिंग्स में होती हैं। ये लोड पे डिपेंड करती हैं, लोड पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुकोज रिले का प्रयोग होता है ए कूल ट्रांसफार्मर में, वाटर कूल ट्रांसफार्मर में, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में, ऑयल कूल ट्रांसफार्मर में। तो बुकोज रिले जो होती है ये ऑयल कूल ट्रांसफार्मर में काम करती है। अब जो बुकोज रिले होती है ये क्या होती है, गैस प्रचालित रिले होती है। क्या होती है, गैस प्रचालित रिले होती है। ये क्या होती है, मेन टैंक, और ये रिले हो गई आपकी, और आपका कंजर्वेटर टैंक, कंजर्वेटर टैंक के बीच में होती है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्या होगा अगर ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई दी जाए, कार्य करेगा, जल जाएगा, हमिंग करेगा, कुछ नहीं होगा। तो देखिए ट्रांसफार्मर को अगर हम डीसी सप्लाई देंगे तो अल्टरनेटिंग फ्लक्स हमको नहीं मिलेगा, अल्टरनेटिंग फ्लक्स नहीं मिलेगा, जिसके कारण क्या होगा, प्राइमरी वाइंडिंग में लगातार लॉसेस होते रहेंगे, जिसके कारण प्राइमरी वाइंडिंग में आई स्क्वायर आर टी लॉसेस लगातार होते रहेंगे, जिसके कारण क्या होगा, प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी, प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी। तो बच्चों आंसर क्या होगा, जल जाएगा। कौन से ट्रांसफार्मर में 2 चुंबकीय मार्ग होते हैं, सेल टाइप में होते हैं, कोल टाइप में होते हैं, बेरी टाइप में होते हैं, नन में। तो बच्चों क्या होगा,
सेल टाइप में 2 चुंबकीय मार्ग होते हैं। किस प्रकार के 500 केवीए से कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मर को ठंडा रखा जाता है? प्राकृतिक रूप से वायु द्वारा, प्राकृतिक रूप से तेल द्वारा, ऑयल ब्लास्ट द्वारा, कंप्रेसर द्वारा। तो प्राकृतिक रूप से ऑयल द्वारा, वायु द्वारा। ये आंसर बिल्कुल सही है। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर किस नियम पर कार्य करता है? सेल्फ इंडक्शन पे, म्यूचुअल इंडक्शन पे, सहप्रेरण पे। देखिए, ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है वो सेल्फ इंडक्शन पे काम करता है। किस पे? सेल्फ इंडक्शन पे। इसमें सिंगल वाइंडिंग होती है। और इसका कहाँ प्रयोग करते हैं हम लोग? वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में करते हैं। वोल्टेज रेगुलेटर, ऑटोमोबाइल्स, यहां पे इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहां पर ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज होता है? ऑटोमोबाइल्स में। देखिए, अगला क्वेश्चन ही पूछ लिया। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, लेथ मशीन में, लिफ्ट में। तो देखिए यहां पे क्या होगा, ऑटो ट्रांसफार्मर हम यूज करेंगे। मैं सबका बता देता हूं, ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में डीसी जनरेटर का यूज करते हैं, डीसी जनरेटर। और यहां पे भी लेथ मशीन में भी हम डीसी जनरेटर। कौन सा? संट वाउंड। ये भी मैं बता दूं आपको, यहां पे भी डीसी संट वाउंड जनरेटर यूज करते हैं, डीसी संट वाउंड जनरेटर। और लिफ्ट में आपका कंपाउंड जनरेटर यूज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सूत्र से ट्रांसफार्मर के पूरे दिन की दक्षता ज्ञात करोगे? उपयोग की गई KWH बटे सप्लाई की गई KWH इंटू 100, सप्लाई की गई KWH इंटू अपॉन उपयोग की गई KWH इंटू 100, प्रतिदिन उपयोग की गई KWH बटे प्रतिदिन सप्लाई की गई KWH इंटू 100। इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ट्रांसफार्मर की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स। देखिए, जब हम डीसी सप्लाई देंगे तो आपका कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो जाएगा। ठीक। अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बच्चों, इसमें आंसर क्या होगा? अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। जब हम सप्लाई देते हैं ट्रांसफार्मर को, जैसे हमने सप्लाई दिया यहाँ पे, ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग हो गया। यहाँ पे हमने सप्लाई दी तो यहाँ पे I0 करंट फ्लो होगी। ये I0 करंट क्या होती है? फुल लोड करंट की 2% से 5% होती है। ये क्या कर लेगी? आपका मैग्नेटिक फ्लक्स अल्टरनेटिंग जनरेट कर देती है कोर में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में लौ हानियां होती हैं। भार के बढ़ने से बढ़ती हैं, फ्लक्स घनत्व के बढ़ने से बढ़ती हैं, हमेशा नियत रहता, भार के घटने से बढ़ता है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था अभी कि जो आपकी आयरन लॉसेस होती हैं, ये क्या होती हैं? फिक्स्ड होती हैं। तो बच्चों क्या होगा? हमेशा नियत रहती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर का तेल का ब्रेकडाउन परीक्षण किसे मापने के लिए किया जाता है? तेल का प्रतिरोध, तेल की श्यानता, तेल का परावैद्युत सामर्थ्य, तेल का प्रचालन वोल्टा। तो बच्चों, आंसर क्या होगा? तेल का परावैद्युत सामर्थ्य, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम ब्रेकडाउन टेस्ट का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर की कौन सी हानि भार के अनुसार बदलती रहती है? शैथिल्य हानि, भंवर धारा हानि, कॉपर लॉसेस, कोर लॉसेस। तो जी, आपकी जो कॉपर लॉसेस होती हैं कहाँ होती? वाइंडिंग्स में होती हैं। ये क्या करती है? लोड पे डिपेंड करती हैं, डिपेंड्स ऑन लोड।
क्या होती है फॉर्मूला? आई स्क्वायर आर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सेथिल हानि, चलिए आपको सेथिल हानि का फॉर्मूला बताते हैं। सेथिल हानि का फॉर्मूला क्या होता है? डब्लू ई इज इक्वल टू के ई बी मैक्स की पावर स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर बी। और सॉरी, ये आपकी क्या है? ये सेथिल हानि है, और सॉरी भंवर हानि है। और जो आपकी सेथिल हानियाँ है, इसका फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, गड़बड़ बता दिया थोड़ा। डब्लू एच इज इक्वल टू के एच बी मैक्स की पावर 1.6 एफ पी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादातर ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त शीतलन का तरीका है वायु विस्फोटन शीतलन, प्राकृतिक शीतलन, जल शीतलन, तेलीय शीतलन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? ऑयल कूल्ड ज़्यादा यूज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य होता है आपातकालीन दशाओं में प्रयोग करने के लिए अतिरिक्त तेल भंडारण, आर्द्रता के प्रवेश को रोकना, ट्रांसफार्मर को कूल करना, तेल के तापमान को परिवर्तन के कारण तेल में फैलाव एवं संकुचन का देखभाल करना। तो बच्चों आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग के मध्य प्रवाहित धारा के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स किसमें प्रेरित होता है? देखिए जैसे मान लीजिए, अब देखिए ये हो गया आपका, ये आपकी कोर हो गई, ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग हो गई। तो इसमें हम सप्लाई दी तो आई जीरो करंट फ्लो हुई। आई जीरो करंट क्या करेगी? एक फ्लक्स जनरेट कर देगी। अब ये फ्लक्स क्या होगा? प्राइमरी से भी लिंक करेगा और सेकेंडरी से भी लिंक, प्राइमरी वाइंडिंग से भी लिंक करेगा और सेकेंडरी वाइंडिंग में भी लिंक करेगा। ये क्या होता है? कोर में स्थापित होता है। ठीक है, तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग। देख रहे हैं ना आप, प्राइमरी वाइंडिंग को भी काट रहा है टर्न्स को, और सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स को भी काट रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस लॉसेस निम्न पर निर्भर करती हैं। देखिए, फ्रीक्वेंसी, सप्लाई वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी स्क्वायर ओनली, सप्लाई वोल्टेज स्क्वायर ओनली। तो बच्चों क्या होता है? ये आपकी सप्लाई वोल्टेज पे डिपेंड करती है। किस पे? सप्लाई वोल्टेज पे डिपेंड करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में तांबे की क्षति किस कारण से होती है? आवर्त बिजली द्वारा विद्युत की क्षति, प्रतिरोधन से विद्युत की क्षति, ईएमएफ से विद्युत की क्षति, गर्मी से विद्युत क्षति, नन। तो बच्चों क्या होगा? प्रतिरोधन से विद्युत की क्षति, मतलब आई स्क्वायर आर। इससे आपको सब पता चल जाएगा। ये आर आपको जो दिख रहा है यही कारण है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है I2/I1, N2/N1, V2/V1, B एंड C, मतलब B एंड C। ये आपका ये है। तो बच्चों आंसर आपका चौथा बिल्कुल सही। देखिए मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो विस्तार रूप से बता दे रहा हूं। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है? V2/V1 is equal to E2/E1 is equal to N2/N1 is equal to I1/I2 is equal to K। ठीक है, तो बच्चों आज मैंने पहले वीडियो में आपको पार्ट 1 में लगभग आपको 75 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, जो कि आपकी 5000 क्वेश्चन की सीरीज होने वाली है। आप इन क्वेश्चंस को हो सकेगा अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और कोशिश करिएगा कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे उनकी तैयारी अच्छे से हो जाए।
और यूपीपीसीएल की डेट सडन आने वाली है, किसी समय भी वो आ सकती है। तो आप पूरे वीडियो को पूरा देखिए, इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।